एमपी लेड स्कीम क्या होता है? एमपी लेड आपको पता होगा कि सर एमपी लेड आपको जानकारी होगी कि सर जो लोकसभा में एमपी होते हैं इसको 5 करोड़ रुपया है जो वो दिया जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचित क्षेत्र है, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए। राज्यसभा के जो एमपी हैं उनको भी 5 करोड़ रुपया दिया जाता है और वो खर्च कहाँ कर सकते हैं? पूरे राज्य में कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा में क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं इनके पास क्या होता है कि ये पूरे देश में कहीं भी खर्च कर सकते हैं, ये पूरे देश में कहीं भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारे यहाँ एमपी लेड स्कीम के तहत यहाँ पर होता है कि 5-5 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो बात ये है कि अब ये पैसा आप कहोगे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, नहीं, ये डीएम साहब की परमिशन के साथ जब पैसा इसमें से निकाला जाता है ना, पहले क्या इंस्टॉलमेंट में पैसा आता था, अभी क्या पैसा इकट्ठे एक बार में आ जाता है और फिर डीएम साहब के साथ मिल करके दोनों लोग साइन करते हैं, एक एमपी सांसद साहब और डीएम साहब दोनों जब साइन करते हैं पेपर में तो फिर वो पैसा बाहर निकल के आता है, ठीक है। और फिर उसको वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या राज्य में या देश में कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। ऐसा एमपी लेड स्कीम है जो वो यहाँ पर बताती है। तो ये अच्छा, एक चीज़ और जो इसमें याद रखेंगे, ये पैसा कैसा होता है? ये नॉन लैप्सेबल पैसा है। नॉन लैप्सेबल क्या है इसका मतलब? कि एक आपको 5 करोड़ मिला, आपने 3 करोड़ खर्च कर दिया, 3 करोड़ तो आपने खर्च कर दिया, लेकिन 2 करोड़ बच गया, तो अगली साल आपका कितना हो जाएगा? 5 प्लस बचा हुआ 2, तो मिला करके 7 करोड़ हो जाएगा आपके फंड में, ठीक है। तो नॉन लैप्सेबल मतलब अगली साल वो एड ऑन होता जाएगा। अगर नहीं खर्च कर पाए तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, वो अगली साल एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन लैप्सेबल फंड होता है, पहली बात। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे इसमें? इसके अलावा इसमें ये याद रखेंगे कि सर ये बहुत बढ़िया मॉडल है किस चीज़ के लिए? डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए का मतलब विकेंद्रीकरण के लिए, विकेंद्रीकरण के लिए, विकेंद्रीकरण का मॉडल जिसमें कि अब भाई एक बात बताओ, सब केंद्र राज्यों को देगा पैसा तभी राज्य विकास करेंगे। इस चीज़ के मॉडल में कुछ तो स्वायत्तता होनी चाहिए ना एमपी के पास कि मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करना है, तो उसके लिए ये इनके पास खुद भी तो पैसा होना चाहिए, तो ही तो कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया मॉडल है। अब आप कहेंगे तो सर कंट्रोवर्सी क्या हो गई? अभी हाल ही में क्या हुआ कि राजस्थान के जो एमपी हैं, 3 एमपी हैं, इन्होंने क्या किया, हरियाणा में पैसा अपनी एमपी लेड स्कीम से हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसा है जो वो दे दिया। तो बीजेपी ने कहा यार ये तो आपने गलत कर रहे हो, तो कांग्रेस ने कहा नहीं, कोई गलत नहीं कर रहे, आपने जो नियम बनाया है रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी एमपी है जो वो 50 लाख तक बाहर अपना पैसा दे सकता है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई कलैमिटी आ गई है तो 1 करोड़ तक दे सकता है। कलैमिटी मतलब कि कोई भी अचानक से आपदा आ गई है, तो आपदा के मामले में 1 करोड़ तक दे सकता है और वैसे वो 50 लाख तक दे सकता है। तो हमने उतना ही दिया है, लिमिट के अंदर दिया है। अब सवाल यहाँ पर क्या है, क्यों इसको कह रहे हैं कि इसको खत्म ही कर दो, इसका मिसयूज कर रहे हैं? ये है कि देखो यार, पेपर के हिसाब से और नियमों के हिसाब से देखा जाए तब तो कोई भी गलत नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग तो इन लोगों ने कोई गलती नहीं की है। लेकिन जो सवाल उठ रहा है वो है एथिक्स वाला, कि क्या एथिकली ये सही है? क्या एथिकली सही है कि भाई आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की केयर करनी थी कि दूसरे की? पहली बात। लेकिन चलो ठीक है, आपने दूसरे की कर ली, तो ये बताओ कि ये कैसे फिक्स होगा कि ये पैसा जो आवंटित हुआ है वो किसी डेवलपमेंट के लिए हुआ, कहीं ये राजनीतिक समीकरण की कमी तो नहीं थी, है ना? ये भी तो हो सकता है। तो एथिकल एंगल पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं और जिसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है इस स्कीम को खारिज कर दो, जो कि एकदम बोगस और बेकार की बात है। ये डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत शानदार स्कीम है। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ये एक बहुत शानदार स्कीम है, इसको खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई दिक्कत है तो आपको पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी है जो वो बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर कोई दिक्कत है तो जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी है जो वो बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पर हमें फोकस करना चाहिए, न कि हमें इसको ख़त्म करने के बारे में सोचना चाहिए। ये बात इसमें आर्टिकल में कही जा रही है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला आर्टिकल है आपका,
वो क्या कह रहा है, वो यहाँ पर लेबनान वो ब्लू लाइन बॉर्डर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैप बेस्ड है। ये देखो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि ब्लू लाइन बॉर्डर कौन सा होता है, ब्लू लाइन बॉर्डर कौन सा होता है, क्योंकि अभी जो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स है लेबनान की, उसने अपनी पेट्रोलिंग को सस्पेंड किया है, तो उसकी वजह से चर्चा में आ गया है। ये नहीं जानना है कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ बेकार है, लेकिन आपको ये जानना है कि ब्लू लाइन बॉर्डर कौन सा होता है। तो ब्लू लाइन बॉर्डर है जो ये आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, इजराइल और लेबनान के बीच का बॉर्डर, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं, है ना। कि ब्लू लाइन बॉर्डर क्या है, इजराइल और लेबनान के बीच में जो ये बॉर्डर है इसका नाम है ब्लू लाइन बॉर्डर। ठीक है, ब्लू लाइन बॉर्डर। ठीक, विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।